Friends, hello and welcome to New Light Online Academy. I am Akanksha. So friends, लास्ट लेसन में हमने बात करी थी मेयर्स फॉर्मूला की, राइट। तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस लेसन में नहीं बताए थे, तो वो पॉइंट्स अब मैं आपको बता देती हूँ। इनमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है, राइट। इसमें आपको सिर्फ इसे नोट डाउन करना है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ, पर फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर दे रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताती हूँ, राइट। सो देखते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फॉर 1 mole of gas Cp minus Cv equals to R when Cp and Cv are in the units of work। तो ये सिंपल है, हमने मेयर्स फॉर्मूला जो पढ़ा था ये वही है कि जब यूनिट्स ऑफ वर्क की हम बात करें तो Cp मतलब Cp और Cv जब यूनिट्स ऑफ वर्क में हो तो हम Cp minus Cv equals to R लिखते हैं। And the second point is Cp minus Cv equals to R by J when Cp and Cv are in the units of heat, right। तो ये बात ध्यान देनी है कि जब Cp और Cv वर्क के यूनिट्स में हो तो क्या फॉर्मूला होगा, और जब हीट की यूनिट्स में हो तो क्या फॉर्मूला होगा। Where R is the universal gas constant, you know it well। Second point is for 1 gram of gas Cp minus Cv equals to R, right। यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हमने स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है, ऑलराइट। फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, राइट। तो वही सिमिलर पॉइंट्स हैं कि पहला है यूनिट्स ऑफ वर्क में और दूसरा है यूनिट्स ऑफ हीट में। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। थर्ड पॉइंट इज हीट लॉस्ट और गेन बाय n moles of gas। So Q equals to NCB delta T and this is for constant pressure और ये वाला जो है ये है for constant volume। Next point is the ratio of two principal specific heats gamma is equal to Cp by Cv, right। ये काफ़ी important है, इसको आप ध्यान से देखें। और गामा की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है गैस की एटॉमिसिटी पे, राइट। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट। जैसे हम बात करें H2 की, तो H2 इज H2 गैस, राइट, हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, राइट। ये एक मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन गैस का, और इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, राइट। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी। सिमिलरली अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 में क्या है कि इसमें ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है और इसमें प्रेजेंट है 3 एटम्स, राइट। 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट है। सो दिस इज ट्राई एटमिक गैस, राइट। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि एटॉमिसिटी होती क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन दी एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। अब ये पॉइंट समझने के लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ना पड़ेगा, मतलब उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं आपको वो चैप्टर बताऊंगी तब फिर ये पॉइंट हम वहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात हमने नहीं करी कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जाकर देखिए, ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आए। आपको वो नोट पॉइंट्स जो हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आप प्रीवियस लेसन्स देखेंगे। मैंने उसमें जो भी पॉइंट्स बताए हैं आप उसे समझिए, राइट। सो आपको लिंक्स जो हैं उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप पहले जाकर उन्हें देखिए, फिर आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। सो अब हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल। Calculate the heat specific heat at constant volume for a gas. Given specific heat at constant pressure is 6.85 calorie mole inverse Kelvin inverse, R equals to 8.31 joule mole inverse Kelvin inverse and J equals to 4.18 joule calorie inverse, right। तो हमें इसमें क्या बोला है कि हमें specific heat at constant volume की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। और हमें गिवन क्या क्या है, हम लिखते हैं, हमें गिवन है Cp की वैल्यू, राइट। Cp कितना गिवन है हमें? 6.85 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। और हमें गिवन है R की वैल्यू 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स
और हमें गिवन है J की वैल्यू 4.18 जूल कैलोरी इनवर्स और हमें फाइंड आउट करनी है CV की वैल्यू। सो सबसे पहले हमें बताया, हमने अभी नोट पॉइंट्स में लिखा भी था कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R/J, राइट, ये भी मैंने आपको बताया। सो हम लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये थोड़ा अच्छे से लिखना है हम सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली ये लिखना। सो CP माइनस CV इक्वल्स टू R/J। अब हम वैल्यूज रखते हैं। सो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, CP इक्वल्स टू CP माइनस R/J, राइट, लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। सो CP की वैल्यू हमारे पास है 6.85, R की वैल्यू हमारे पास 8.31 और J की वैल्यू हमारे पास 4.18, राइट। मैं यूनिट्स अभी नहीं लिख रही हूँ, यूनिट्स हम सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे। सो CV की वैल्यू हमारे पास आती है 6.85 माइनस ये वैल्यू आपके पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.88, राइट, मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है 1.98, ऑलराइट। सो अब हमारे पास जो वैल्यू आती है CV की, आप इसे कैलकुलेट करके लिखिएगा, मैंने इसे कैलकुलेट कर रखा है। ये वैल्यू आ जाएगी 4.862, यूनिट होगी आपकी कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। तो आपको यूनिट्स ध्यान देनी है कि हम क्या लिख रहे हैं, अदरवाइज आपके पूरे कैलकुलेशंस सही रहेंगे, फिर भी अगर आपने यूनिट गलत लिख दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो आप यूनिट्स का ध्यान दें कि हमने यूनिट्स क्या क्या लिखनी है, और बाकी सब तो ईज़िली आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ था नहीं। हमें CP की वैल्यू गिवन थी, हमें R की वैल्यू गिवन थी, हमें J की वैल्यू गिवन थी और सिर्फ हमें एक फॉर्मूले में इसे पुट करनी थी, राइट, सारी वैल्यूज़। सो ये रहा आपका सोल्यूशन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस पूछने हो, राइट, आपके पास क्वेश्चंस हो, आप उन्हें हमें बताइए, आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें क्वेश्चंस दे सकते हैं, we'll take all your questions, alright, so you can note down this solution. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, राइट। तो हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है जब उस सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में चेंजेस हो, राइट। Thermodynamic process is said to occur in a system if the thermodynamic variables of that system change. तो कहने का मतलब है हम वेरिएबल्स जो है हमारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उनमें चेंजेस लाएँ, तब हम ये कहेंगे कि हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है सिस्टम के अंदर, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम सिस्टम में चेंजेस ला सकते हैं और ये प्रोसेसेस कितने तरह के होते हैं। सो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। आइसोथर्मल कहने का मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जब हम कहते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वैसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। दूसरी बात आइसोबारिक प्रोसेस, राइट। आइसोबारिक प्रोसेस कहने का मतलब कि हम सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। जब हम सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। फिर आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड द लास्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक कहने का मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज ना हो, राइट, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि हमारी डेल्टा Q की वैल्यू 0 होगी, राइट। सो ये बातें हमें ध्यान देनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हम कांस्टेंट रखते हैं। ओके, सो दिस इज इट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस, राइट। क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस कहने का मतलब नियरली स्टैटिक प्रोसेस, ऑलराइट। क्वाज़ी स्टैटिक की लिटरल मीनिंग होती है नियरली स्टैटिक, राइट। सो ऐसे प्रोसेस जो कि इनफाइनाइटली स्लोली अकर हों, राइट, बहुत ही स्लोली जो प्रोसेसेस हों उन्हें हम कहते हैं क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस। और ये प्रोसेस इतने स्लोली होते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, राइट। तो ऐसे प्रोसेसेस में जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो उन्हें हम कहते हैं क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हमारे पास एक गैस है, राइट, एक गैस है हमारे पास
ये गैस की, ये जो गैस है हमारे पास, इसकी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर हमारी गैस पड़ है, और इसकी जो इनिशियल स्टेट हमने मानी है वो है P, T। और तो हमें क्या करना है, हमें क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू इस गैस की स्टेट को पहुंचाना है P डैश, T डैश पे, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले इसके प्रेशर में एक चेंज करते हैं, राइट। हम इसके प्रेशर में चेंज करते हैं डेल्टा P, और राइट, तो हमने इसके प्रेशर में चेंज किया डेल्टा P। अब ये डेल्टा P प्रेशर चेंज करने के बाद हम इस सिस्टम को छोड़ देते हैं कि वो सराउंडिंग के साथ अपने प्रेशर को इक्वलाइज करे, राइट। और ये प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली होगा, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में प्रेशर जो होगा वो इक्वलाइज होगा। और कुछ टाइम के बाद, राइट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि इसका प्रेशर हो जाता है P प्लस डेल्टा P, राइट। और ये अपने P डैश प्रेशर को अटेन कर लेता है, और राइट, फिर हमने क्या कहा कि हम इसके टेम्परेचर में भी स्लाइड चेंज करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमने डेल्टा T इसके टेम्परेचर में चेंज करा, सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा T डैश, राइट, इसका टेम्परेचर भी हो जाएगा T डैश। तो ये प्रोसेस जो हुआ ये काफ़ी स्लोली हुआ, राइट। हमने क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस के थ्रू इस गैस के स्टेट को P, T से हमने इसे P डैश, T डैश स्टेट में बदला। सो दिस इज़ व्हाट अ क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस इज़। जब हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करें और प्रोसेस काफ़ी स्लोली हो, तो उसे हम कहते हैं क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसे प्रोसेस एक्चुअल में होते नहीं, राइट। दिस इज़ जस्ट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ऐसे प्रोसेस होते नहीं हैं, इतने परफेक्टली क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस होता नहीं है, राइट। नियरली वैसे प्रोसेस हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आप इसे नोट डाउन करिए, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, राइट। तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं और हम बाकी वेरिएबल्स जो हैं सिस्टम के उनमें चेंजेस लाते हैं, राइट। यानी प्रेशर और वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज but the temperature remains constant, right? So इसके लिए हमें essential conditions क्या क्या हैं for an isothermal process to occur, हमें वो जानना है। So एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। The walls of the container must be perfectly conducting to allow the free exchange of heat between the system and the surroundings. So कहने का मतलब ये है कि कंटेनर के जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होने चाहिए, राइट। परफेक्टली कंडक्टिंग होंगे तभी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हम हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। सो पहली कंडीशन यही है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज फ्रीली होने के लिए हमें कंटेनर के वॉल्स को परफेक्टली कंडक्टिंग रखना होगा। दूसरा पॉइंट ये है, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो सो एज टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। सो कहने का मतलब है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन जैसे प्रोसेसेस जो हैं वो काफ़ी स्लोली हों, राइट, ताकि हम इजीली हीट को एक्सचेंज कर सकें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। अब अगर हम एकदम से कंप्रेशन या एकदम से एक्सपेंशन कर देंगे तो हीट एक्सचेंज जो होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो इस चीज़ को करने के लिए हमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन को स्लो करना होगा, राइट। सो ये कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टू अकर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। इक्वेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल्स ऑफ गैस होती है PV इक्वल्स टू nRT, राइट, वेयर P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। सो फॉर एन मोल्स ऑफ गैस हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। अब हम क्या करते हैं, गैस के मास को फिक्स कर देते हैं, राइट। हमारा मास जो है वो फिक्स्ड है। मास अगर फिक्स्ड है तो हम नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं कि वो फिक्स होंगे, राइट। मास फिक्स किया तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे। दूसरी बात, हमने कहा कि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। ये मोल्स कांस्टेंट हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, फिर हमारा R जो है गैस कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट वैल्यू है, और
टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया और एन कांस्टेंट हो गया। सो क्या ये पीवी भी कांस्टेंट हो जाएगा? राइट, पीवी भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारी इस साइड की सारी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अब आपको ये इक्वेशन देख के एक लॉ याद आ रहा होगा, इफ़ यू हैव रेड अबाउट इट, बॉयल्स लॉ, राइट। बॉयल्स लॉ में हम क्या कह रहे हैं कि प्रेशर, राइट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, राइट। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ होता है और यहाँ पर भी हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी एसेंशियल कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आप इनमें जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमें बात करनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। अब हमें इसकी बात करनी है। सो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जब हम किसी आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, राइट, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, राइट। वो टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होती है सिर्फ। तो यहाँ पर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी, राइट। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि आइडियल गैस के केस में हमारा जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होता है। सो इसीलिए हमने ये बात कही, राइट, ये बात हमने कही कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दूसरी बात कि अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, राइट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट। हम कह रहे हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू टी डेल्टा वी, तो डेल्टा क्यू जो है हमारा हो जाएगा डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा वी। अब अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ये मैंने कहाँ से लिखा, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने ये सारी बातें वहाँ पर डिस्कस करी हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। सो हमने ये वैल्यू निकाली। अब हम कह रहे हैं कि हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, राइट। तो डेल्टा यू की जगह पे हम ज़ीरो लिख सकते हैं। सो हमने यही काम किया कि डेल्टा यू की जगह पे ज़ीरो रखा एंड पी डेल्टा वी को एज इट इज़ यहाँ पर लिखा। अब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है हमारा वो इक्वल होगा पी डेल्टा वी के, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम एक बात कहें कि हमारी गैस जो है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रही है, राइट। व्हेन अ गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, तो इस केस में क्या होगा, हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, राइट। सो यहाँ पर डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा पी डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, राइट। डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ तो पी डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारी डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी, राइट, पी डेल्टा वी पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं, तो इस केस में जितना वर्क डन हम कर रहे हैं, राइट, उतना वर्क डन के इक्वल अमाउंट में हमें सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जो है वो देनी होगी, राइट। वर्क डन करना होगा हमें सराउंडिंग से सिस्टम में। और वहीं पर जब हम कंप्रेशन करते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं, तो इस केस में डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट, वॉल्यूम डिक्रीज होगा कंप्रेशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि पी डेल्टा वी भी नेगेटिव होगा, यानी कि हमारी डेल्टा क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें एक वर्क डन के इक्विवेलेंट अमाउंट को हमें जितनी एनर्जी ये दे रहा है इसके इक्विवेलेंट अमाउंट की एनर्जी हमें सिस्टम से सराउंडिंग को देनी होगी, राइट। सो ये बात हमने यहाँ पर कही। दूसरी कि इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। जब भी हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं या हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं, तो जितनी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, राइट, वो होती है हमारी कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन
इंटरनल एनर्जी होती नहीं है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस की, राइट। सो हम देखते हैं कैसे होता है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारा एक सिलेंडर है जिसमें एक गैस फिल्ड है, राइट, और इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग है, राइट। इस सिलेंडर की वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है। कंसीडर करते हैं कि एक्सपेंशन होने से पहले पिस्टन की पोजीशन जो है वो ये थी, जो मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, और आफ्टर एक्सपेंशन पिस्टन की पोजीशन ये है जो मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि चेंज जो हो रहा है यहाँ पर हमारा dx हो रहा है, ये हम सपोज कर लेते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम जो हो रहा है आफ्टर एक्सपेंशन ये dv हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर इज ए, ऑलराइट, और ये एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि जितनी वर्क डन होगी, राइट, dw इक्वल्स टू pa dx हम लिख सकते हैं, राइट। वर्क डन इक्वल्स टू pa dx हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि dw इक्वल्स टू pdv, राइट, लिख सकते हैं। अगर ये बात ना समझ में आ रही हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी मैंने कैसे लिखा। तो dw इक्वल्स टू pdv हो गया सिंस चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू a dx, राइट। ये हो गया हमारा। अब हम सपोज करते हैं हमारी गैस जो है वो उसकी इनिशियल स्टेट थी P1, V1, राइट, और अब वो गैस जो है ये जा रही है टू दी स्टेट P2, V2, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो टोटल वर्क डन होगा, राइट, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल v1 to v2 pdv, राइट, हम ये लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो n मोल्स ऑफ गैस के लिए फॉर n मोल्स जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन इज pv इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू nRT बाई V, लिख सकते हैं ये बात। अब हम ये P की वैल्यू उठाकर यहाँ इक्वेशन 1 में रखते हैं, राइट, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हम यहाँ से P की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर W आइसोथर्मल इक्वल्स टू इंटीग्रल v1 to v2 nRT बाई V dV हो जाएगा, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात कि nRT जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल v1 to v2 nRT को हम बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा dV बाई V हो जाएगा, राइट। सो अब हमें पता है कि इंटीग्रल dx बाई x इक्वल्स टू log x प्लस c, राइट, where c इज दी कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा nRT नेचुरल लॉग v v1 to v2, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा nRT log v2 माइनस log v1, लिख सकते हैं हम यहाँ से, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं जैसे nRT नेचुरल लॉग v2 बाई v1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्योंकि ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने ऐसे लिखा कि log x माइनस log y जो होता है ये हमारा log x बाई y होता है, राइट। ये सारे बेसिक्स हैं, आपको ये क्लियर होने चाहिए। सो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे लिखेंगे इस तरीके से 2.303 nRT log v2 बाई v1, राइट। तो हमने
वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला, अगर हम प्रेशर के टर्म्स में बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2.303 nRT log P1/P2 लिख सकते हैं। सो ये हमारा हो गया टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हमने क्या करा, हमने एक गैस ली, राइट, उसको हमारी सिलेंडर है जिसमें गैस फिल्ड है, सिलेंडर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और ये सिलेंडर जो है इसकी वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है। फिर हमने क्या किया, गैस को एक्सपैंड करा, एक्सपेंशन करने पे dx डिस्प्लेसमेंट हुई इसके पिस्टन में, राइट, पिस्टन की पोजीशन हमने चेंज करी और वॉल्यूम में चेंज हुआ dv, राइट। सो हमने उसके बाद जितनी भी हमारी वर्क डन थी dw, जिससे हमने लिखा PAdx, राइट। सो Adx को हम लिख सकते हैं dv। फिर हमने कंसीडर किया कि हमारा जो गैस है वो अपनी इनिशियल स्टेट P1 P1 से अपनी फाइनल स्टेट P2 P2 में जा रही है। सो यहाँ जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रल V1 to V2 PdV, राइट। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन से P की वैल्यू निकाली, फिर हमने इक्वेशन 1 में पुट की वो वैल्यू, फिर हमारी वैल्यू सॉल्व करने पे आई nRT नेचुरल लॉग V2/V1, राइट। फिर हमने यहाँ पर इसे लिखा 2.303 nRT log V2/V1 और प्रेशर के टर्म्स में nRT log P1/P2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम इतनी बातें करेंगे, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में सारी बातें समझ ली। अब नेक्स्ट लेसन में हम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी डाउट्स हो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल टेक ऑल योर डाउट्स, राइट। सो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स हो अगर, तो आप हमें दे दीजिए, वी विल सॉल्व इट, राइट। सो थैंक यू।